हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1। हम क्या शुरू करने वाले हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लगभग 200 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 1 to 4 के सारे क्वेश्चंस और 5 to 55 के लगभग हाफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एज पर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द एक्ट कम इनटू अ फोर्स ऑन। कब आया था एनफोर्समेंट में? एनफोर्समेंट में आया था ये 1 सितंबर 1872 को। और अगर बात करें इसकी एनेक्टमेंट की, तो एनेक्टमेंट इसकी हुई थी 15 मार्च 1872 को। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनेगा, एक्ट नंबर क्या था? तो एक्ट नंबर था इसका एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। As per the preamble of the Indian Evidence Act 1872, the purpose of this act is option A to provide, define and amend the law of evidence. गलत जवाब। ऑप्शन नंबर बी टू प्रोवाइड कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस। गलत जवाब। ऑप्शन नंबर सी टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। गलत जवाब। ऑप्शन नंबर डी टू कंसोलिडेट, टू डिफाइन, टू अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा होता है? कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड, ये लिखा होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। हाउ मैनी सेक्शंस, कितने सेक्शन और कितने चैप्टर हैं एविडेंस एक्ट के अंदर? तो 167 तो इसके अंदर सेक्शन है बेटा, और 11 चैप्टर है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। अब अगर ये क्वेश्चन आपका 2019 से पहले आता, या मैं कहूँ 31 अक्टूबर 2019 से पहले आता, तो उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं था। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ है, तब से ये भारत के पूरे भाग पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है। टू होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर गलत है, और एफिडेविट प्रेजेंट टू एनी कोर्ट, ये भी गलत है। अब हमारे आंसर ये दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट, द प्रोसीडिंग विच आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कौन कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग है जो कि हम एक्सक्लूड करते हैं? कौन सी करेंगे? प्रोसीडिंग बिफोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये तो इंक्लूड होगी। प्रोसीडिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये भी होंगी। बिफोर आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाइज टू, किसके ऊपर लागू नहीं होगा? प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, इसके ऊपर लागू होगा, इसके ऊपर लागू नहीं होगा। एफिडेविट सबमिटेड बाय द डिपोनेंट ऑन इज ओन, इसके ऊपर लागू होगा, इसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। स्टेटमेंट मेड बाय चाइल्ड, इस पर तो लागू होता है। स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हुज पास्ट रिकॉर्ड इज क्रिमिनल, ये भी होगा। अब क्या पूछा है, किस पे लागू नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 पे लागू नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं क्या करके। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू एफिडेविट, गलत जवाब। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग whose ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन अ जुरल रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर पर्सन। मतलब ये कह रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होगा, बिल्कुल होगा सर। एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, नहीं होता सर, बिल्कुल भी गलत जवाब है। द एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, नहीं होता सर। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
नीचे दिए गए कोड में से देख करके जो स्टेटमेंट गलत है उसको छांटना है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या करके। द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ये बात तो सही है क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर नहीं लगता, तो ये तो सही है। और हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही है। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर अ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, सही बात है, इस पर लागू नहीं होगा और ये गलत है। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू एफिडेविट प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, एफिडेविट पे नहीं होता, गलत है ये भी। द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग हेल्ड बिफोर ऑल काइंड ऑफ कोर्ट मार्शल्स, अब देखो यहां तक की बात तो सही थी, अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग, लेकिन जहां इसने बोलते ऑल काइंड ऑफ कोर्ट मार्शल्स मिलिट्री कोर्ट्स, यहां पे आते गलत हो गया क्योंकि उसमें क्या लिखा था, आर्मी की प्रोसीडिंग पे, नेवी की प्रोसीडिंग पे, एयरफोर्स की प्रोसीडिंग पे, नेवल डिसिप्लिन के प्रोसीडिंग पे क्या होगा, नहीं होगा लागू, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी 2, 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट। आगे देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स एफ स्टीफन, लॉक मकाले ने क्या किया था, आईपीसी किया था। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लैंड भी बोलते हैं। ये बात समझ में आती है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज नॉट एग्जॉस्टिव, बिल्कुल सही बात है। मैनी रूल्स रिलेटिंग टू द लॉ ऑफ एविडेंस आर कंटेन्ड इन सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगला क्वेश्चन, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, किसके ऊपर अप्लाई होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग पे नहीं होता, आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग पे नहीं होता, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पे होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट में क्या लागू नहीं होता। अब पहले ये देख लेते हैं कोर्ट हमें कहाँ दे रखा है, कोर्ट हमें दे रखा है सेक्शन नंबर 3 के अंदर, और कोर्ट में क्या लिखा था, कोर्ट मीन्स एंड इंक्लूड ऑल मैजिस्ट्रेट और ऑल जजेस, ऑल मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन हु आर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। अब जिसको डेफिनेशन याद होगी वो तो आंसर दे देगा। अब पहला ऑप्शन है ऑल जजेस के इंक्लूड थे, बिल्कुल थे सर। ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, ये भी थे सर। ऑल मैजिस्ट्रेट, ये भी थे सर। लेकिन एक वहां क्या लिखा था, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लिखा हुआ था, आर्बिट्रेटर को छोड़ करके। तो अब इसमें पूछा भी क्या है, नॉट इंक्लूड पूछा है, तो अब क्या होगा, आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, इन द इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सप्रेशन कोर्ट मीन्स ऑल जजेस, बिल्कुल है। ऑल मजिस्ट्रेट, बिल्कुल है। ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखो मतलब दोनों का सेम है लेकिन फॉर्मेशन चेंज कर दी है, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा भले ही कितनी बार भी रिपीट हुआ हो। आगे, द टर्म कोर्ट एज डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा, प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट होगा, तहसीलदार होगा, कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सिविल कोर्ट होगा, लेकिन आर्बिट्रेटर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या लिखा हुआ था, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लिखा हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन रिलेशन टू द एक्सप्रेशन डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। अब देखते हैं। फैक्ट इंक्लूड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ बाय विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, ये हमें फैक्ट की डेफिनेशन में दे रखी है बात। कोर्ट इंक्लूड आर्बिट्रेटर, नो सर, ये गलत हो गया। क्यों, एक्सेप्ट लिखा हुआ था, ठीक है। अब आ जाओ, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ अ मेटल प्लेट इज अ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही बात है। और डॉक्यूमेंट भी हमें किस में दे रखी है, सेक्शन 3 में दे रखी है। और आईपीसी में कहाँ दे रखी है, आईपीसी में 29 में दे रखी है, ठीक है। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव व्हेन इट इज नाइदर प्रूव और डिसप्रूव, ये किसकी बात कर रहा है, नॉट प्रूव की बात कर रहा है। तो और ये भी हमें डेफिनेशन किसमें दे रखी है, सेक्शन 3 में दे रखी है। अब आ जाओ फैक्ट के ऊपर। अब फैक्ट में हमारे कितने टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल और एक होता है हमारा मेंटल। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ कोर्ट अंडर एविडेंस एक्ट, ऑल जजेस इंक्लूड है,
ऑल मजिस्ट्रेट इंक्लूड है, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस इंक्लूड है, लेकिन कंज्यूमर फोरम क्या नहीं होती, कोर्ट्स नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द एक्सप्रेशन डेफिनेशन, in relation to the expression defined in section 3 of evidence act, which of the following statement is not correct? ये क्वेश्चन रिपीट है आपका, ये आप अपने आप करेंगे। अगला, फैक्ट कैन बी फिजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल को हम और क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अंडर द एविडेंस एक्ट फैक्ट मींस, फैक्टम प्रोबेंडम भी होता है और फैक्टम प्रोबांस भी होता है, तो बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट, इनमें से कौन से सिचुएशन फैक्ट मानी जाएगी? हरी सेड, हरी ने कुछ कहा। राम टोल्ड अ लाई, राम ने झूठ कहा। मोहन सो, मोहन ने देखा। तो ये तीनों सिचुएशन क्या है, फैक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, ये क्या है, ये फैक्ट है। और ये हमें कहाँ दे रखा है, इलस्ट्रेशन में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं वहां जाकर। आगे देखते हैं। फैक्ट अंडर एविडेंस एक्ट मींस, ऑप्शन ए एनीथिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस ओनली, लिख दिया ना तो ये गलत हो गया क्योंकि आधी बात लिखी है। ऑप्शन बी एनीथिंग नॉट बीइंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस ओनली, अब यहाँ पे नॉट लिख दिया तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच बाय पर्सन इज कॉन्शियस, आधी बात। एनीथिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस एंड एनी मेंटल कंडीशन बाय विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, whether a weapon is deadly weapon or not is a question of fact। तथ्यों के आधार पर यह साबित किया जाएगा कि वो जो हथियार था वो घातक था या नहीं। आगे देखते हैं। which one of the following is not a fact, इन सिचुएशन में से कौन सी स्थिति फैक्ट नहीं है? मेंटल कंडीशन, ये तो है। रिलेशन ऑफ अ थिंग, ये भी है। स्टेट ऑफ अ थिंग, ये भी है, लेकिन क्या पूछा कौन सी नहीं है? तीनों ही तो हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अ फैक्ट सोट टू बी प्रूव इज कॉल्ड, जो फैक्ट प्रूव होना है उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टम प्रोबांडम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, which of the following qualities to be treated as a fact within the meaning of assign it to under evidence act, इनमें से दी हुई कौन सी सिचुएशन में हम क्या मानेंगे, फैक्ट किसको मानेंगे, देख लेते हैं। that the fact that the man heard saw something, एक आदमी ने कुछ देखा सुना, ये फैक्ट होगा या नहीं होगा, ये फैक्ट होगा। that a man holds certain options, ये भी होगा। That a man act in a good faith, ये भी होगा। तो सारे होंगे ऑप्शन नंबर डी। Which one of the following is a fact, फैक्ट क्या है? मोहन सोआ कौ, ये होगा। मोहन सेड सोहन टू गो, ये भी होगा। शीतल हैज अ हाई रेपुटेशन, ये भी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन इज अ फैक्ट। अगला क्वेश्चन, a witness described in detail the article decorated in a room while giving statement before the court, अब विटनेस की ये स्टेटमेंट क्या होंगी, ये अपने आप में फैक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको ये सारे क्वेश्चन फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हम जो हमें आता है उसका हम रिवीजन करते रहें और हम बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल आते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि हम उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाते, फिर हम क्वेश्चन आते हुए भी हमारा गलत करके आते हैं। तो अब देखते हैं। अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी लीगली रेलिवेंट, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव एसेंशियली, किसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फैक्ट इन इशू अंडर द एविडेंस एक्ट, अब इनमें से कौन सा ऐसा तथ्य है जो फैक्ट इन इशू नहीं बन सकता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट विच इज असर्टेड और डिनाइड बाय द पार्टीज, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऐसी एग्जिस्टेंस ऑफ राइट हो जिसको कि पार्टी या तो एक्सेप्ट करे या उसको मना करे।
ये बात तो है। ऑप्शन नंबर 2, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिसेबिलिटी एसेप्टेड और डिनाइड बाय द पार्टीज, यहाँ पे भी क्या है, या तो एक्सेप्ट करोगे या फिर मना करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, सॉरी। द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट एडमिटेड बाय द पार्टीज, अब यहाँ पे सिर्फ एडमिटेड है, डिनाइड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ए इज ट्राइड फॉर अ मर्डर ऑफ अ बी बाय बीटिंग विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ठीक है, अब क्या हुआ, एट ए ट्रायल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट इन ए के ऊपर बी की हत्या का अभियोजन चला और ये पता लगा कि भैया ए ने बी के ऊपर इंटेंशनली उसकी हत्या करने के पर्पज से उसको क्लब से मारा। अब जब उसका ट्रायल था तो इसमें जो दी हुई सिचुएशन है, इनमें से कौन सी ऐसी फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू नहीं बन सकती, देख लेते हैं। ए बीटिंग बी विद अ क्लब, ये तो बनेगा। एज कन्वर्सेशन विद सी, अब भैया ए की सी से क्या कन्वर्सेशन हुई है, उससे इसका क्या लेना देना। हाँ, ए को देखो आप, ए ने बी को डंडे से मारा, ये तो बनेगा। ए की ए ने बी की हत्या डंडे से मार के की, ये भी बनेगा। ए की इंटेंशन थी बी की हत्या करने की, ये भी बनेगा। लेकिन ए की सी से क्या बात हुई, उससे बी की हत्या का क्या मतलब, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फैक्ट अलेक्ट बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अनदर पार्टी इज कॉल्ड फैक्ट एंड इशू, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। हिंदी में बोले तो झगड़े की जड़। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग द फैक्ट इन इशू इज ड्यूटी ऑफ अ कोर्ट। अब जो केस लाया जाता है उसमें से क्या फैक्ट इन इशू बनेंगे, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, ना कि पार्टीज। आगे, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ अ कोर्ट इंक्लूड्स, रिटन डॉक्यूमेंट होंगे, कैरिकेचर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे, इंक्रिप्शन ऑफ स्टोन होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 एंड 4। डॉक्यूमेंट आर, डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हमें कहाँ दे रखा है, सेक्शन 3 में। आईपीसी में कहाँ दे रखा है, 29 में। देखो, डॉक्यूमेंट्स आर क्या हो सकते हैं, कैरिकेचर हो सकता है, वर्ड प्रिंटेड लिथोग्राफ फोटोग्राफ हो सकता है, मैप ऑन इंस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टोन, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। और अगला क्वेश्चन, एन इंक्रिप्शन ऑफ ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following has not mentioned in definition of a document as the means of by which a matter express or describe upon any substance? क्या लिखा था, by means of letter, by means of figure, by means of marks। अब ऑप्शन में देख लो, फिगर है सर, मार्क है सर, लेटर है सर, सिंबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, which one of the following does not come within the meaning of a document under IPC, oh sorry, in under Evidence Act? क्या नहीं होगा, राइटिंग तो होगा, मैप भी होगा, फोटोग्राफ भी होगा, लेकिन टेलीफोनिक टॉक नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री बोथ एविडेंस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, देख लेते हैं। एविडेंस अंडर एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस होगा, ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं, गलत हो गया। अगला, ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये तो होगा, तो 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं,
सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं? तो सर्कमस्टांशियल होते हैं इनडायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ए इज एक्यूज ऑफ अ चाइल्ड मर्डर। ए इज एक्यूज ऑफ अ चाइल्ड मर्डर। द फॉलोइंग फैक्ट आर कंस्ट्रक्टेड इन अ केस। क्या देखते, फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट वन, एन आवर बिफोर द मर्डर ए वेंट टू अ प्लेस ऑफ अ मर्डर विद अ चाइल्ड। क्या ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ए अलोन रिटर्न होम, ए अकेला घर पे आया, ये भी बन सकता है। कॉलर ऑफ अ ए शर्ट फाउंड इन अ ब्लड स्टेन, ए की शर्ट पे खून के धब्बे पाए गए, ये भी हो सकता है। तो ये क्या होंगे? ये होंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सर्कमस्टांशियल एविडेंस मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टेस्ट। कौन से टेस्ट फॉलो करने पड़ेंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को? देख लेते हैं। द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच एन इन्फ्रेंस ऑफ अ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन मस्ट बी कॉग्निजेंटली एंड फर्मली एस्टेब्लिश, बिल्कुल होगा। दो सर्कमस्टांसेस शुड बी ऑफ डिफाइनाइट टेंडेंसी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द गिल्ट ऑफ अक्यूज, ये भी होगा। द सर्कमस्टांसेस taken collectively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन, किसको मेंशन नहीं करता? ओरल को करता है, डॉक्यूमेंट्री करता है, सेकेंडरी करता है, लेकिन सर्कमस्टांशियल को नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। एन एविडेंस सोड दो अनफेयर मीन्स, ऐसे एविडेंस जो अनफेयर मीन से लिए गए हैं वो एडमिसिबल तो होंगे, हालांकि वो रेलिवेंट हो। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलिवेंट एंड मे बी रिसीव इन एविडेंस। टेप रिकॉर्डिंग को हम कर सकते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट को हम कर सकते हैं, डॉग ट्रैकिंग को हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज ओरल एविडेंस? ओरल एविडेंस क्या है? स्टेटमेंट मेड बिफोर कोर्ट, बिल्कुल होगी। स्टेटमेंट मेड बिफोर कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एविडेंस? एफिडेविट को। द एविडेंस अनअर्थ बाय अ स्नाइपर डॉग फॉल्स अंडर, किस टाइप के एविडेंस होंगे जो कि एक खोजी कुत्ते के द्वारा पाए गए हों? तो वो होंगे हेयर से एविडेंस, जिसको कि हम बोल देते हैं वीक पीस ऑफ एविडेंस। अगला, अंडर एविडेंस एक्ट द एविडेंस गिवन बाय अ डॉग स्क्वाड इज, क्या होगा? एडमिसिबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द एफिडेविट गिवन टू द कोर्ट इज नॉट एन एविडेंस, उसको एविडेंस के तौर पे लिया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द एविडेंस एक्ट 1872 व्हाट इज नॉट एविडेंस इन द फॉलोइंग। किसी भी जज की उस केस के प्रति अपनी पर्सनल निजी राय वो एविडेंस के तौर पे यूज नहीं हो सकती। पर्सनल नॉलेज और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ जज अबाउट द केस ड्यूरिंग हियरिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ फैक्ट इज sought टू बी प्रूव if its existence is so probable that a prudent man would accept it as existence under circumstances, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A fact is said to be not proved when it is neither proved or not disproved, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
When one fact is declared by the Indian Evidence Act is to be conclusive proof of another, the court on proof of one fact shall not allow any evidence to be given for the purpose of disproving it. Option number A. अगला क्वेश्चन, whenever it is directed by the Evidence Act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proof until and unless it is not proof. Option number A. Question number 68. Which of the following section of Indian Evidence Act deals with the conclusive proof? 41, 112, 113. Option number A. What is shall presume in regard to the fact? Shall presume की definition में क्या दे रखा था? Option number C. Court shall presume the fact as proof until or unless it is disproved. Option number C. अगला क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद presumptio juris और presumptio humanis. ऑप्शन नंबर सी. इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू सिविल में भी होता है और क्रिमिनल में भी होता है, तो बोथ सिविल एंड क्रिमिनल. ऑप्शन नंबर सी. द लॉ ऑफ एविडेंस अंडर एविडेंस एक्ट इज. अब अगर आपसे ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाए तो प्री में तो आपका आंसर होगा ये प्रोसीजरल, और अगर मेंस में पूछा जाए तो सब्जेक्टिव प्लस प्रोसीजरल, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव. अगला क्वेश्चन, द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस. ऑप्शन नंबर बी. Which one of the following terms has not defined by Evidence Act under Section 3? कोर्ट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, एविडेंस दिया हुआ है, कन्फेशन अलग से है. तो और पूछा भी क्या है, जो गिवन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी. द मटेरियल फैक्ट ऑन विच अ पार्टी रिलाइज आर कॉल्ड. ऐसे तथ्य जिसके ऊपर पार्टी रिलाई करती है उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे फैक्टा प्रोबांडम. ऑप्शन नंबर बी. और बेटा यहां तक के हमारे जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, हमने इसके अंदर आज अभी तक कवर कर लिया है. अभी तक के सेशन में सेक्शन 1 से लेकर 4 तक के अभी तक के आए हुए, हर स्टेट में हर एग्जाम में आए हुए संभावित सभी क्वेश्चन को हमने सेक्शन 1 से लेकर 4 तक के जो आ सकते थे वो हमने एक एक को डिस्कस कर लिया है. अब हम 5 मिनट के ब्रेक के बाद आगे और इसको कंटिन्यू करेंगे. मिलते हैं 5 मिनट के बाद.
तो शुरू करते हैं हमारा सेशन कंटिन्यूएशन में। अभी तक हमने बेटा डिस्कस कर लिया था हमारा सेक्शन 1 से लेकर 4 तक के जो भी क्वेश्चन बनते थे उन सब। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेशन चलेगा सेक्शन 5 से लेकर 55 तक के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कशन के ऊपर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ओनली सच फैक्ट आर मेड रेलिवेंट बाय एविडेंस एक्ट आर एनकम्पास्ड बाय सेक्शन 5 से लेकर 55, सेक्शन 5 to 55 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कि किसकी बात करता है? जो कि बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड दैट एविडेंस मे बी गिवन टू द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट? सेक्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, अंडर एविडेंस एक्ट एविडेंस में बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट ओनली, और ये भी कहाँ बात लिखी है? सेक्शन 5 में। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द, ऑप्शन नंबर ए, एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। गलत। हमें बताना क्या सही नहीं है। ये सही है तो ये तो नहीं एप्लीकेबल होगा। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, ये भी नहीं होगा। दोज फैक्ट डिक्लेयर रेलिवेंट अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट, ये भी नहीं होगा। दोज फैक्ट विच आर पार्टी थिंग, भैया पार्टी के चैनल से थोड़ी होता है, तो ये गलत हो गया। और हमें मैं बताना भी क्या था क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे हैज बीन डील्ड विद? सेक्शन 6, ऑप्शन नंबर बी। रेस जेस्टे लिटरली मीन्स थिंग्स डन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फैक्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस जेस्टे बोलेंगे। सेक्शन 6 के अंदर। प्ली एलएबी 11 के अंदर। एडमिशन 17 के अंदर। डाइंग डिक्लेरेशन 32 के 1 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द क्राइटेरिया फॉर रेस जेस्टे इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो कि बात करता है सेम टाइम सेम प्लेस। कम्युनिटी ऑफ पर्पस, सही बात है। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी। The term res geste is equivalent to fact mentioned in section 6 of Evidence Act. It implies things done in a course of a transaction, fact in issue and surrounding the circumstances, act talking for themselves, all of above, option number D. अगला क्वेश्चन, under which of the following provision of Evidence Act forming a part of same transaction occurs? सेक्शन नंबर 6 के अंदर। अगला क्वेश्चन, द फैक्ट विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6। 7 में बात कर लेता है ओकेजन कॉज की। ओकेजन कॉज इफेक्ट की। 8 में बात कर लेता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अगला, इन अ केस ऑफ मर्डर बाय ए ऑफ बी विच फैक्टर रेलिवेंट, कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे? देख लेते हैं एक बारी। ऑप्शन नंबर ए, दैट ए लेफ्ट इमीडिएटली द प्लेस ऑफ अ क्राइम बिफोर पुलिस रीच, पुलिस के आने से पहले ए ने वो हत्या का जो स्थान था वो छोड़ दिया, ये रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है कि वो डर के भाग गया हो कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर बी, दैट ए टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट टेकिंग रिवेंज ऑफ हिज फादर डेथ, ये भी हो सकता है। दैट ए वॉज सीन फ्लीइंग विद अ नाइफ इमीडिएटली आफ्टर मर्डर ऑफ बी, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फैक्ट विच दो नॉट इन इशू
are so connected with the fact in issue to form a part of same transaction, whether they occurred at same time, same place, different time, different places, are relevant. किसमें लिखा है? 6 में लिखा है. अगला क्वेश्चन. A is accused of waging war against government of India by taking part in arms and insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, goals are broken up. A is not present at all of them, yet occurrence of these fact is relevant because they form a part of same transaction. Option number D. अगला क्वेश्चन. Which one of the following statement is correct? देख लेते हैं. A struck B on the neck with a knife, and this was seen by C, who exclaimed, A is killing B. C's exclamation is relevant because it form a part of same transaction. Option number B. अगला क्वेश्चन. A fact is relevant. एक फैक्ट कब रेलिवेंट होगा? If it is connected with the fact in issue so as to form a part of same transaction. Option number C. Under Indian Evidence Act, the rule of res geste is applicable to civil and criminal both. Option number C. The English doctrine of res geste has place in India and has incorporated under Section 6 of Evidence Act 1872. Option number C. Next question. Evidence Act res geste is an exception of what? Hearsay evidence. Option number A. अगला क्वेश्चन. फैक्ट, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये आप अपने आप करेंगे. अगला क्वेश्चन. A is accused of murder of B by beating him. What is not admissible as evidence? क्या पूछा है? कौन सा तथ्य एडमिसिबल नहीं है? देख लेते हैं. Whatever was said by A or B or by standards at the same time of beating, ये तो होगा. A has intention for murder of B, ये भी होगा. Marks on the ground of a struggle between A and B, ये भी होगा. A is a man of bad character, ये नहीं होगा भैया. अब उसका क्या चरित्र था, वो कैसा आदमी था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ऑप्शन नंबर डी. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल? किस स्थिति में हियरसे एविडेंस एडमिसेबल नहीं हो सकता? देख लेते हैं एक बारी. स्टेटमेंट ऑफ अ एक्सपर्ट एक्सप्रेस इन ट्रीटीज इफ द ऑथर इज डेड इट और कैन नॉट बी फाउंड, ये तो होगा. वेयर आई विटनेस टोल्ड द फैक्ट टू अनदर पर्सन, स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन, ये नहीं होगा भैया. अब कोई तीसरा आदमी बोल रहा है कि उसने कहा था कि ये हुआ है, तो वो तो नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर. सेक्शन 7 ऑफ एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. क्या बोला? डज नॉट पूछा है. ओकेजन था, कॉज था, इफेक्ट था, पर्पस नहीं था. ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है A is tried for a right and is proved to have marched as the head of a mob. The cries of a mob are relevant as they are related to the things said or done by conspirator in, ये तो सेक्शन 10 की बात हो गई. एक्सप्लेनेशन ऑफ अ नेचर बाय ट्रांजैक्शन नहीं. एक्सप्लेनेटरी मोटिव प्रिपरेशन नहीं, 8 की बात हो गई. एक्सप्लेनेटरी ऑफ अ ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन द ट्रायल ऑफ अ ए फॉर अ मर्डर ऑफ अ बी, marks on a ground produced by a struggle or near the place of a murder is a fact. तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी
as to occasion, cause and effect of a fact issue. अगला क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड डी during the course of a struggle. Marks on the ground produced by the struggle at the place of occurrence is relevant fact under which of the following section of Evidence Act? Marks on the ground, option number B, section 7. अगला क्वेश्चन, motive, preparation and previous or subsequent conduct is covered under section number 8, option number A. अगला क्वेश्चन, which one of the following is not inclusive in a matter of section A of Evidence Act? क्या था? मोटिव था, प्रिपरेशन था, कंडक्ट था, लेकिन इंटेंशन नहीं था, और बताना भी क्या है, नॉट बताना है, ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन, ए इज ट्राइड फॉर अ मर्डर ऑफ बी बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग पोटेशियम साइनाइड. ठीक है. द फैक्ट दैट A has purchased potassium cyanide just before the murder of a B is relevant fact. अब भैया A ने क्या किया? प्रिपरेशन करी ना, खरीद के लेके आया तो उसने क्या करी? तैयारी करी, प्रिपरेशन करी. अब प्रिपरेशन हम कहाँ पढ़े थे? सेक्शन 8 में पढ़े थे, ऑप्शन नंबर बी में पढ़े थे. अगला क्वेश्चन, द कंडक्ट टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट, इट मस्ट बी, मस्ट नहीं था, या तो प्रीवियस होगा या सब्सिक्वेंट होगा, तो मे बी आइदर प्रीवियस और मे बी आइदर सब्सिक्वेंट, ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रेविस्ड एंड देयर आफ्टर मर्डर द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैज रेविस्ड. तो ये क्या रेलिवेंट होगा या नहीं होगा? इज रेलिवेंट एज अ कंडक्ट? नो. इज रेलिवेंट एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस? नो. इज रेलिवेंट एज अ सेकेंडरी एविडेंस? नो. मे बी रेलिवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अंडर सेक्शन 32(1) और 157 ऑफ एविडेंस, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following would not be relevant in evidence under section 8 of Evidence Act? Evidence of the existence of motive as per crime charge, क्या ये होगा? No. Evidence of a statement which accompanies some conduct. Evidence of a statement which influences and affects the conduct of the person whose conduct is otherwise relevant. No. Evidence of a statement of the act of a robbery without making a complaint. ये होगा, ऑप्शन नंबर डी. अगला, A is accused of murder of A is accused of B's murder. Which of the following is relevant fact? कौन से इसमें से relevant fact माने जाएंगे? देख लेते हैं. A is going to field with the club, होगा सर. A is saying shortly before the incident that he will take the revenge of his father death, होगा सर. A is fleeing before the police arrive at a village, ये भी होगा सर. तो all of the above. अगला क्वेश्चन, to what fact of the following rules of relevancy have been discussed under section 8 of Evidence Act? Motive, preparation, previous or subsequent conduct, option number D, all of the above. अगला क्वेश्चन, which of the following statement is true? देख लेते हैं. A is tried for a murder of B. There is evidence of fact that B prosecuted A for a libel and that A convicted and sentenced. This statement is what? This statement is relevant under section 8 as showing of motive of the murder of B, option number D. अगला क्वेश्चन, the question is whether A owes B
10,000. The fact that A asked C to lend him money, ठीक है, and D said to C in A's presence कि भैया मैं तेरे को ये एडवाइस दे रहा हूँ कि तू ए के ऊपर विश्वास मत करियो. आई एडवाइस यू टू नॉट ट्रस्ट ए फॉर ही ओज बी 10,000 एंड देन ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर. अब ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है कि उसके उस बात से आहत होके गुस्से में आके उसने उसको मार दिया. ऑप्शन नंबर ए. अगला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज पर्सन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन. सेक्शन 9 में. ऑप्शन नंबर बी. A sue for a libel imputing disgraceful conduct to A. B affirm that the matter alleged to be libelous is true. The position and relation of a parties at the time when the libel was published may be relevant. तो क्या होगा? As introductory to fact and issue. Option number C. Test identification parade is corroborative evidence. Option number B. अगला क्वेश्चन. To ensure fairness and accuracy in a test identification parade, the requirement is. क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी? क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी? परेडिंग पर्सन ऑन सेम सोशल स्टेटस, ये आधी बात है. परेडिंग पर्सन ऑफ अ सेम और सिमिलर फिजिकल अपीयरेंस अलॉन्ग विद द सस्पेक्ट, ये बात है. अगला क्वेश्चन. थिंग्स सेड डन by conspirator in reference to common design is relevant fact under which of the following section of evidence. Section 10. अगला क्वेश्चन. A and B were prosecuted for conspiracy of a bribing a police officer. A comes to police station and offer an inspector a packet of a currency note. He told the inspector that B had sent the money as the consideration for a hushing up the case against him. ठीक है. The offer of a money and the complying statement made by A were relevant against both A and B. Option number C. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Under the Evidence Act, anything said, done or written by conspirator when conspiracy is afoot is relevant against the conspirator on the basis of the doctrine of agency. Option number C. अगला क्वेश्चन. The Indian Evidence Act declared that anything said, done or written by any one of the conspirator in this is relevant to prove conspiracy if it was in reference to common design. Option number B. अगला क्वेश्चन. Which of the following fact is relevant under section 10 of Evidence Act? कौन से होंगे जहां पर हमें क्या पता लगेगी? उनकी रिलेशन पता लगेगी, कॉन्स्पिरेसी पता लगेगी. Those facts from which inference of a conspiracy can be traced. Option number D. अगला क्वेश्चन. Which of the following is not correct for relevancy of evidence to prove conspiracy? Option number D. It can be used in the favor of the other party for the purpose of showing the such person was not a part of conspiracy. अगला क्वेश्चन. Fact not otherwise relevant become relevant. They are inconsistent or make highly probable or improbable. ये कहाँ लिखी है? प्ली ऑफ अलीबी में लिखी है, सेक्शन 11. अगला क्वेश्चन.
फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट किस सेक्शन में लिखी है 11 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन रिगार्डिंग प्ली ऑफ अलीबी, ऑप्शन डी। विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट इज अ रेसिडरी सेक्शन, रेसिडरी सेक्शन कौन सा कहलाया जाता है, सेक्शन 11, ऑप्शन नंबर ए। फैक्ट विच आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ अलीबी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, A is accused of a murder of B by pistol alleged to be purchased on 15 September at Dehradun. A makes a statement that on 15th September he was at Lucknow, not at Dehradun. A statement is relevant under 11, option number B. अगला क्वेश्चन देखते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता और सर्टन डे, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वॉज एट लाहौर इज रेलिवेंट। तो ये क्या होगा, एज इट मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू हाईली इम्प्रोबेबल। द प्ली ऑफ अलीबी एस्टेब्लिश बाय, कौन ले सकता है इसकी प्ली, एक्यूज ले सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट हम अगली वीडियो में कंटिन्यूशन से करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।